नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोग के सामने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद है वो प्रथम विश्व युद्ध के समय यानी कि 1920 के दशक में भारत में किस प्रकार से आया कि राष्ट्रवाद आखिर है क्या। राष्ट्रवाद किसी भी देश में राष्ट्रभक्ति की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद की जो संकल्पना है वो लोगों से बनती है, समाज से बनती है। और भारत में राष्ट्रवाद का विकास 1920 के दशक में किस प्रकार से हुआ, हम उसी के क्रम में आगे देखते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से घटना चक्र हुए और उन घटनाओं का क्या असर हुआ भारतीय राजनीति। इस समय भारत के लोगों में जन आक्रोश व्याप्त था। एक तरफ महंगाई थी, दूसरी तरफ महामारी थी, उसके अलावा अकाल पड़ा हुआ था और उन सबों के अतिरिक्त जबरन पुलिस में भर्ती किया रहा था लोगों को, जो भारतीयों पर नागवार गुजर रही थी। इन सब जो पृष्ठभूमि थी, इन्हीं पृष्ठभूमि में रॉलेट एक्ट जो आग में घी का काम करता है और उसका परिणाम आप तो जानते ही हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो भारतीय इतिहास का सबसे विभत्स घटना जिसे माना जाता है। इन सबों के अतिरिक्त भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव होता है और उनका प्रादुर्भाव जब होता है यहाँ पे तो सत्याग्रह और अहिंसा के दम पर जिस प्रकार से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अश्वेतों की असमानता को समाप्त करने का सार्थक प्रयास किया था, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली थी, उसी का यह परिणाम हुआ कि भारत में जब वो आए तो यहाँ पर चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद की जो घटनाएं थी उन घटनाओं में भी उन्हें खासी सफलता मिली और जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि आने वाले समय में हम अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा सकते हैं। और इन्हीं सब क्रमों के बीच में जो रॉलेट एक्ट की जो घटना होती है, जो घटना जालियांवाला बाग की होती है, ये दोनों घटनाएं भारतीय जनमानस को अंदर तक हिला कर रख देती हैं। और महात्मा गांधी, जिन्हें ऐसा उम्मीद था कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएंगे, वो उन्हें भी काफ़ी निराशा होती है और उसी का परिणाम स्वरूप खिलाफत जो आंदोलन हो रहा था अली बंधुओं के द्वारा, उसी आंदोलन को वो अपने असहयोग आंदोलन में समग्र करने का प्रयास करते हैं और अंततः भारत में एक नई आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसे महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा आंदोलन कहा जाता है, असहयोग। जी हाँ, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जब इसके आधिकारिक घोषणा की जाती है तो इसके स्वरूप और इसके कार्यक्रमों को तैयार किया जाता है और इसमें बहिष्कार और अवज्ञा 2 नीतियाँ बनाई गई थी। उन नीतियों के अंतर्गत महात्मा गांधी ने अपने लोगों के साथ आंदोलन को आरंभ करने का प्रयास किया। तो आइए हम देखते हैं कि जब ये आंदोलन शुरुआत जब इसकी होती है तो भारतीय जनमानस पर इसके कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं या कौन सी घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें इसे 3 भाग के भीतर अलग अलग धाराएं, जिसमें एक ग्रामीण इलाकों के लिए पहले शहरी आंदोलन, फिर ग्रामीण विद्रोह और फिर बगानों में स्वराज। तो हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शहरों में जो आंदोलन थे उसका क्या स्वरूप था। तो शहरों में सबसे पहले मैंने अभी जिक्र किया कि बहिष्कार की नीति अपनाई गई थी। तो यहाँ पर बहिष्कार का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ को उससे अलग करना या उसका विरोध करना, और वो विरोध कैसा होगा, अहिंसात्मक होगा, उसमें हिंसा का कोई भी रोल नहीं होगा। तो बहिष्कार की नीति अपनाई गई और बहिष्कार किस चीज़ का, वो चाहे सरकारी पदवियों का हो, सरकारी नौकरियों का हो, सरकारी स्कूल कॉलेजों का हो, वकीलों के द्वारा वकालत छोड़ दी गई, विद्यार्थियों के द्वारा स्कूल छोड़ दिए गए, जो सरकारी कर्मी जो काम कर रहे थे उन्होंने सरकार की अवहेलना करना शुरू कर दिया, सरकारी कार्यक्रमों का उन्होंने विरोध करना शुरू किया। तो ये सारी जो नीतियाँ थीं, इन सबों के अलावा विदेशी वस्त्रों का त्याग भी किया गया। तो जो शहर में जो ये आंदोलन था वो काफ़ी तीव्र गति से बहिष्कार की जो नीति और अवज्ञा की जो नीति है उस पर वो काफ़ी अच्छे ढंग से चल रहा था। उसी क्रम में आर्थिक मोर्चे पर भी इसका बहिष्कार किया गया। यहाँ पर आर्थिक मोर्चे पर बहिष्कार से तात्पर्य ये है कि जितने भी दुकानें थीं और दुकानों में जो विदेशी वस्तुएं आती थी, विदेशी वस्त्र आते थे, उन वस्त्रों का त्याग करना आरंभ किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1920 से 21 ईस्वी के बीच में 57 करोड़ रुपए से अधिक की हानि ब्रिटिश सरकार को हुई। और यहाँ पे बता दूँ कि इन सबों के अलावा दुकानों की पिकेटिंग की गई। दुकानों की पिकेटिंग, अब बताऊँ आपको कि जैक एग्जामिनेशन में आता है कि पिकेटिंग से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर पिकेटिंग का अर्थ ये है कि दुकानों के सामने आकर के वो धरना देते थे और किसी भी वस्तु को खरीदने का वो विरोध करते थे, और वो विरोध जब भी होता था वो शांतिपूर्वक होता था।
तो पिकेटिंग का अभिप्राय यही है। इसके अलावा भारतीय कपड़ा मिल को खोला गया और चरखे का प्रयोग यहीं से महात्मा गांधी के द्वारा आरंभ किया गया। तो जो शहरी क्षेत्र है, आप यहाँ देख सकते हैं जो आंदोलन था वो किस तरह से शहरों में आगे बढ़ता है और वो काफ़ी सिस्टमैटिक और सुव्यवस्थित ढंग से बढ़ता है, जो यहाँ पर किसी प्रकार की हिंसा की घटना नहीं होती है और ऐसा लगता है कि यह जो आंदोलन है वो धीरे धीरे काफ़ी तीव्र गति की ओर आगे बढ़ रहा है। तो हम इसके दूसरे पहलू पे चलते हैं, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। तो ग्रामीण इलाकों में जहाँ तक विद्रोह की बात है, तो जब हम उसे देखते हैं तो यहाँ पे बता दूं कि अवध का एक क्षेत्र था, जो अवध के क्षेत्र में एक व्यक्ति थे बाबा रामचंद्र, जो पहले गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करते थे, परंतु महात्मा गांधी के आने के बाद गिरमिटिया जो प्रथा थी उसे समाप्त करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। तो बाबा रामचंद्र ने क्या किया कि पहले बेगारी जो प्रथा थी, बेगारी का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि लोग जब काम करवाते थे मजदूर लोग से अंग्रेज, तो उनके बदले में पैसा नहीं देते थे, तो इसे बेगारी प्रथा कहा गया। और ये कौन करता था? ये ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मींदार करते थे, अंग्रेज भी करते थे। तो इसका उन्होंने भरपूर मात्रा में विरोध किया और करना आरंभ किया, जिसमें और इसके अलावा ज़मींदारी जो प्रथा थी उस पर भी उन्होंने विरोध आरंभ किया। यह जो घटनाक्रम था वो सीधे महात्मा गांधी को कनेक्ट कर रहा था। तो यहाँ के जो किसान थे, जो मजदूर थे, उन्हें ऐसा लगता था कि महात्मा गांधी के आने के बाद से सारी चीज़ें वो ठीक हो जाएंगी। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि किस तरह से जब उनके 3 सत्याग्रह जब वो सफल हुए तो उनकी छवि पूरे भारतवर्ष में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हो गई जैसे वो कोई दैवीय पुरुष हो और उनके आने के बाद से सारी समस्याएं का समाधान हो जाएगा। तो वो जो छवि बन चुकी थी ग्रामीण क्षेत्रों में, उसका परिणाम हुआ कि भारतीय लोगों के मन में एक आशा की नई किरण जगी कि अब महात्मा गांधी आ गए हैं तो सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होंगी। इसके अलावा जमींदारों का विरोध तो किया गया है, समाज के जो वर्ग के लोग थे, नाई धोबी और भी जो वर्ग के लोग थे, वो जमींदारों के यहाँ काम करने का उन्होंने विरोध करना शुरू किया कि अब हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, यानी कहीं ना कहीं उन्हें सामाजिक बहिष्कार करना भी इस चीज़ के लिए आरंभ किया। इसके साथ साथ इसी समय में अवध किसान संगठन की स्थापना की गई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। लगभग ये अवध के आसपास के क्षेत्रों में लगभग 300 संगठन जो बनाए गए, जो काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इन सबों के अतिरिक्त महात्मा गांधी ने ये ऐलान किया कि अब जमींदारों को लगान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही जो उनका असहयोग आंदोलन का जो परिदृश्य था, उसकी जो विचारधारा थी, आप शहरों में देख सकते हैं वो किस तरह की थी और ग्रामीण क्षेत्रों में आते आते उसका स्वरूप कैसे बदल रहा था। उसके अतिरिक्त मैं बता दूं कि ये आंदोलन धीरे धीरे अहिंसक से हिंसक भी होने लगा। क्यों? क्योंकि ज़मींदारों के द्वारा जब प्रतिरोध किया जा रहा था तो किसान भी कभी कभी उग्र हो रहे थे। और वो क्या कर रहे थे? क्योंकि उनके ज़मीन के पट्टे भी ज़मींदारों के पास जब्त थे, तो उससे छुड़ाने के लिए भी कई किसानों ने क्या किया कि ज़मींदारों के घरों पर भी हमले करने आरंभ कर दिए। तो इस तरह से माना जाए कि यह आंदोलन कहीं न कहीं हिंसात्मक रूप लेता जा रहा था। इसी क्रम में आंध्र प्रदेश की घटना है। आंध्र प्रदेश में आदिवासी जो किसान जो थे वो उन्होंने गोरिल्ला पद्धति का इस्तेमाल किया, युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया। किस चीज़ के लिए? ताकि वो ज़मींदारों से बदला ले सके या उनके चंगुल से आज़ाद हो सके। और इस विद्रोह को गुलडेम विद्रोह कहा गया, जिसके प्रणेता कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू, जो जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ वो गोरिल्ला युद्ध पद्धति का उन्होंने इस्तेमाल किया। और मैं बता दूं कि ये आंदोलन इनका इतना पॉपुलर हुआ था कि बाद में इन्हें 1924 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आंदोलन जो अपने स्वरूप को बदल रहा था और लोगों का नज़रिया जो था वो धीरे धीरे किस तरह से बढ़ रहा था, बदल रहा था। तो ये 2 पॉइंट्स हम लोगों ने देखा। तीसरा कि बगानों में स्वराज। अब जो बगान थे जहाँ पर मजदूर काम करते थे, तो मैंने बताया था पिछली कक्षा में कि बगान क्या होता था कि बगान में वो खेती की जाती थी और वो बगान चारों तरफ से बंद होते थे। उनके लिए जो महात्मा गांधी का जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, उसका मतलब ये था कि वो बगानों से बाहर जा सकते हैं। मैं बता दूं आपको कि 1859 ईस्वी में इंग्लैंड इमिग्रेशन नामक एक कानून ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि बगानों से बाहर मजदूर नहीं जाएंगे और उन्हें बेगारी प्रथा के रूप में उनसे काम कराया जाता था, यानी कि काम के बदले कोई वेतन नहीं मिलता था। तो
जो बागानों में काम करने वाले मजदूर थे उनके लिए यही थी आज़ादी या स्वराज का मतलब यही था कि वो बागानों से बाहर जा सकते हैं, वो कभी भी आ जा सकते हैं और उन्हें वेतन मिल सकता है। तो उनके नज़र में ये आंदोलन का स्वरूप कुछ और था और इसी में मजदूरों के द्वारा जो है हड़ताल की गई, ठीक है। और वो अपने जमीन, और उन्हें ये लगा था कि अब महात्मा गांधी ने आह्वान किया है तो उन्हें अपने ज़मीन के पट्टे वापस मिलेंगे, वो अपने खेतों पर काम कर सकेंगे। और ये जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में वो इतना कनेक्ट खुद को कर रहे थे कि लग रहा था कि बहुत जल्द ही आंदोलन अपनी जो समय सीमा से पूर्व ही देश को स्वतंत्र करा देगा। तो एक जो माहौल क्रिएट हो रहा था वो माहौल जो है काफ़ी पॉजिटिव था, वो काफ़ी सकारात्मक था भारतीय स्वतंत्रता के लिए। लेकिन इन्हीं सब घटनाओं के बीच उत्तर प्रदेश में एक प्लेस था जिसका नाम था चौरा चौरी, जो गोरखपुर जिले में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को एक घटना होती है। घटना क्या हुई थी? घटना ये हुई थी कि वहाँ पर कुछ जो किसान जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे वहाँ पर उस पर लाठीचार्ज किया जाता है और जिससे आक्रोशित होकर ब्रिटिश सरकार के जो सैनिक थे उन्हें घेर लिया गया भारतीय किसानों के द्वारा, प्रदर्शनकारियों के द्वारा, और उन्हें थाने में बंद करके उन्हें जला दिया गया, जिसमें 23 पुलिसकर्मी 23 पुलिसकर्मी उसमें जल के मर गए। इससे महात्मा गांधी काफ़ी व्यथित हुए क्योंकि जिस तरह की घटनाएं और हो रही थी ग्रामीण क्षेत्रों में, आंदोलन अहिंसात्मक से हिंसात्मकता की ओर जा रही थी और उस बीच में ऐसी घटना जिसमें 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया, उससे कहीं न कहीं जो उनके सत्य और अहिंसा पर जो असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया था वो अब खतरे में पड़ रहा था। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये आंदोलन अब गलत दिशा में जा रहा है। इसलिए उन्होंने अचानक चौरा चौरी की घटना होने के बाद या चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को बीच में ही समाप्त कर दिया, जो कहीं ना कहीं भारत के बाकी जितने भी लोग थे जो इस आंदोलन के साथ जुड़े थे उनके लिए एक शॉकिंग था कि अचानक से ऐसे कैसे हो गया। क्योंकि जिस पराकाष्ठा पे पहुंच रही थी असहयोग आंदोलन, वो आंदोलन को बीच में रोक देना कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक आत्मघाती हमला था। खैर, ये महात्मा गांधी का निजी फैसला था जिसका सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और अन्य सभी लोगों ने इसका भारी विरोध किया, परंतु जब उन्होंने फैसला कर लिया कि आंदोलन को समाप्त करना है तो आंदोलन समाप्त हो गया। आइए अब हम देखते हैं कि इस आंदोलन के बाद की घटना क्या हुई। टेक्स्ट बुक में जो पढ़ना हम लोग को कि सविनय अवज्ञा की ओर, इस भाग में हम देखेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा दूसरा एक आंदोलन किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 ईस्वी में आरंभ किया गया था। इसी बीच 1922 से 1930 ईस्वी के बीच में क्या क्या घटनाएं हुई, हम उन घटनाओं पर नज़र डालेंगे और हम देखने का प्रयास करेंगे कि भारत की राजनीति जो है किस प्रकार से आगे मोड़ ले। महात्मा गांधी के द्वारा किए गए आंदोलन का जब विरोध किया जा रहा था उसके बाद भारत की राजनीति में शून्यता आ जाती है और अब कांग्रेस के अंदर भी मतभेद उत्पन्न होने लगता है। इसी बीच में 1923 ईस्वी में चुनाव होने वाला था। 1923 ईस्वी में चुनाव होने वाला था और उस चुनाव को लेकर कांग्रेस में काफ़ी मतभेद था। कुछ लोग चाहते थे कि हम इस चुनाव में भाग लें और कुछ लोग का मान्यता था कि हम चुनाव इसमें भाग नहीं ले। तो महात्मा गांधी इसमें चुनाव में भाग लेने के विरुद्ध थे। इसी बीच में एक जो नई विचारधारा थी उसी के अंतर्गत एक पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम था स्वराज पार्टी, और इस पार्टी के जो प्रणेता थे वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। उनका ये मानना था कि अगर हम वाकई में स्वतंत्रता चाहते हैं तो हमें जो विधान मंडल है और केंद्रीय मंडल है उसमें हमें चुनाव में जीत करके जाना होगा और वहाँ पे हमें इनका विरोध करना होगा। तो एक घटना महत्वपूर्ण होती है कि वो कांग्रेस में मतभेद देखने को मिलते हैं और राजनीति में एक नई पार्टी का उदय होता है। इसी घटनाक्रम में 1924 ईस्वी के आते आते तक 1925-26 ईस्वी के आते आते तक आर्थिक मंदी का असर दिखने लगता है। और आर्थिक मंदी जब होती है तो आप जानते ही हैं कि आर्थिक मंदी का अर्थ होता है कि उत्पादन में कमी हो जाती है, व्यापार में ह्रास होता है। तो उसका असर, चूँकि पहले विश्व युद्ध हुआ था और विश्व युद्ध के बाद का जो एक कहीं ना कहीं इसका एक दुष्परिणाम था आर्थिक मंदी होना। तो आर्थिक मंदी जब हुई तो उससे भारतीय जो लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी। तो ये भी राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसके असर के कारण देश की राजनीतिक में कहीं ना कहीं
लगता है कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बार फिर से एकजुट होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हालांकि इस बीच में कई क्रांतिकारी घटनाएं भी होती हैं, परंतु हम आगे देखते हैं। इसी बीच में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को ब्रिटिश जो संसद था वहाँ पे किया जाता है। और उस जो इसका गठन किया जाता है उसके पीछे उद्देश्य ये था कि हर एक 10 वर्ष के बाद मूल्यांकन होता था। किस चीज़ का? भारतीय जो संवैधानिक व्यवस्था थी उसका मूल्यांकन किया जाता था। आप अगर देखेंगे तो 1909 में मार्लो मिंटो, 1919 में माउंटेगू चेम्सफोर्ड, उसके बाद फिर 1929 में होना था। परंतु उसके लिए पहले ही से संवैधानिक समिति के में क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या बेहतर हो सकता है, उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसका उद्देश्य जो था कि यहाँ पे आकर के मूल्यांकन करना और देखना कि क्या यहाँ की राजनीति को और कैसे, या जो यहाँ की जो व्यवस्था है उसे कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है। तो उसी में सर जॉन साइमन नामक एक व्यक्ति थे जो अपने 7 सदस्यीय टीम के साथ वो भारत आते हैं। और इसका गठन कब किया गया था? 27 में, और आते कब हैं वो? 28 में आते हैं। ठीक है, 1 वर्ष के बाद। और कहाँ पहुँचते हैं? वो मुंबई पहुँचते हैं। लेकिन जैसे ही वो भारत में आते हैं इसका बड़ी मात्रा में विरोध होना शुरू होता है। अब सवाल उठता है कि विरोध क्यों हो रहा था? तो मैं बता दूं आपको कि एक क्वेश्चन मैट्रिक एग्जामिनेशन में अक्सर आता है कि साइमन कमीशन पर एक टिप्पणी लिखें, या दूसरा कि भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा? लोग जो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध इसलिए कर रही थी, या जो भारत की अन्य पार्टियां थी वो इसलिए विरोध कर रही थी क्योंकि इस जो आयोग में इस जो कमीशन थे इसमें 7 सदस्य तो थे, पर 7 में से कोई भी भारतीय नहीं था। और इनका मानना था, भारतीय जो राजनीतिक जो भी पार्टियां थी उन्हें मानना था कि जब भारतीय है नहीं तो फिर वो कैसे मूल्यांकन करेंगे। तो ये चीज़ें भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इस कारण से पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा था। और विरोध का परिणाम हुआ कि जब ये साइमन कमीशन जहाँ जहाँ गया उन क्षेत्रों में भारी मात्रा में विरोध हुआ। वहाँ पर बड़े बड़े नारों के साथ जो पार्टियाँ थीं वो सारी पार्टियाँ गो बैक साइमन के नारे लगा रहे थे। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें इस कमीशन में शामिल किया गया था। तो जब जहाँ जहाँ ये कमीशन गया वहाँ वहाँ भारी मात्रा में विरोध हुआ, चाहे वो मुंबई, चाहे वो लखनऊ, चाहे वो लाहौर। हाँ, मैं लाहौर की बात बताऊँ। लाहौर में जब जाते तो वहाँ पे लाला लाजपत राय के द्वारा भी इसका भारी विरोध होता है। और उस विरोध के समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, जिससे उन्हें भारी चोट लगती है। उनके सीने में चोट लगती है और इस लाठीचार्ज के बाद कुछ दिनों के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसका बदला भगत सिंह के द्वारा बाद में लिया जाता है। तो जो घटनाएं थी वो काफ़ी अलग रूप ले रही थी और साइमन कमीशन का बड़ी भारी मात्रा में विरोध हो रहा था। लेकिन इन सब विरोधों के बावजूद भी वो साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट में कुछ सुझाव देते हैं, और जिन सुझावों में क्या था कि भारत में संघ का निर्माण हो, यानी कि भारत एक पूरा संघ के रूप में बने। दूसरा यहाँ पे था कि एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था का निर्माण हो केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर। और तीसरा कि यहाँ पे संविधान का निर्माण किया जाए, और उसी संविधान के निर्माण के विचार विमर्श के लिए आगे चलकर गोलमेज सम्मेलन की भी बैठक आयोजित की जाती है, जो लंदन में होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो जब रिपोर्ट अपना दिया जाता है तो उस रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी के द्वारा या अन्य जो पार्टियां थी उनके द्वारा उससे काफ़ी विरोध किया जाता है। और उसी के एवज में मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, और वो रिपोर्ट सौंपा जाता है तत्कालीन जो वहाँ के गवर्नर थे लॉर्ड इरविन, उनको दिया जाता है। पर उस रिपोर्ट को कूड़े के डब्बे में उसे फेंक देते हैं। खैर, तो इन सबों के बीच में जब भारी विरोध देखने को मिलता है तो लॉर्ड इरविन के द्वारा 1929 ईस्वी में ये घोषणा की जाती है कि भारत को डोमिनियन स्टेट घोषित किया जाएगा। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये था कि भारत पर औपनिवेशिक स्वतंत्रता उन्हें, या औपनिवेशिक राज्य के रूप में उन्हें जो कांग्रेस के नेता थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, उन सभी के द्वारा ये कहा जाता है कि नहीं, यहाँ पर हम लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और उसी क्रम में लाहौर में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की जाती है और उसका सेलिब्रेशन किया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं जो घटनाक्रम था 1922 से लेकर के 1929 ईस्वी के बीच में। आगे हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार से होती है, और इसमें हम नमक सत्याग्रह के बारे में जानेंगे, और तीनों गोलमेज सम्मेलन, और एक महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में एक होता है समझौता जिसे पूना पैक्ट कहते हैं।
तो इन चीज़ों को हम अगली कक्षा में देखेंगे और किस प्रकार से भारत में इन सब घटनाओं के बीच सामूहिक अपनेपन की भावना का विकास होता है उसे हम जानेंगे और हम अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिक्र करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।